दोस्तों, मेरा नाम जिया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। वैसे तो मेरे पेरेंट्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर मैं अपने पेरेंट्स के मरने के बाद बहुत उदास रहने लगी थी। इसलिए मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था ताकि मेरा ध्यान भटका रहे। मैं घर से बाहर निकली तो वहाँ जाकर मेरा लोगों के साथ उठना बैठना हो, मेरा मन लगा रहे, मुझे अपने पेरेंट्स की याद ज़्यादा न आया करे। एक रात ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे घर आते समय देर हो गई थी। मैं जब रात के समय घर वापस लौट रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे पकड़ने वाला इंसान बड़ा ही मजबूत इंसान था। वह मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस रात तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी जान निकल जाएगी और अब शायद मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। शायद यह रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। मगर कुछ देर गुजरी थी कि मैं बेहोश हो गई और फिर मुझे अपना होश ना रहा। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानती थी। अगले दिन जब मुझे होश आया और मैंने अपने सामने खड़े हुए उस इंसान को देखा जो मुझे इस अजनबी सी जगह पर लेकर आ गया था, उसे देखते ही मैं घबरा गई थी क्योंकि चेहरा मैंने पहली बार देखा था। मगर फिर मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी, क्योंकि उस इंसान के हाथ में तो मेरी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा का अच्छा खासा बिजनेस था और मेरी मम्मी डॉक्टर थी। मम्मी पापा बताया करते थे कि जब मैं छोटी थी तब हम सब लोग एक परिवार की तरह एक साथ रहते थे। मेरे दो चाचा जी भी थे, उनका भी परिवार था और हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। उस समय मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा को कामयाबी हासिल हुई थी। मेरे मम्मी पापा ने अपने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। पापा एक मामूली से कंपनी में काम करते थे, जबकि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्हें ढेर सारे पैसे चाहिए थे। मेरी मम्मी, जो कि शादी से पहले ही पढ़ी लिखी और एक इंटेलिजेंट डॉक्टर बन चुकी थी, वो काफ़ी समय से अस्पताल में नौकरी कर रही थी और शादी के बाद भी उन्होंने अपना ये काम जारी रखा था। मगर मम्मी अब अपना अलग से क्लिनिक खोलना चाहती थीं। शादी के बाद जब उन्होंने पापा से अपना अलग क्लिनिक खोलने के लिए कहा तो पापा ने उनको अलग क्लिनिक खुलवाकर दे दिया था। मम्मी उस पर ढेर सारे लोगों का ट्रीटमेंट करती थीं। ये बात मेरे दोनों चाचाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और फिर एक एक करके वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दोनों चाचा की भी शादी हो गई थी। उनका भी परिवार आगे बढ़ने लगा था। मैं जब तक इस दुनिया में नहीं आई थी उन लोगों को ये ऑब्जेक्शन हुआ करता था कि मेरी मम्मी क्लिनिक पर बैठकर लोगों का इलाज क्यों करती है। वो लोग चाहते थे कि शादी के बाद मम्मी घर गृहस्थी में शामिल हो जाए, मगर मेरे पापा ने वही किया था जैसा मेरी मम्मी चाहती थी। फिर धीरे धीरे मम्मी एक अच्छी डॉक्टर बन गई। उनके पास दूर दूर से मरीज आने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे नाना जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे नाना जी की दौलत संभालने वाला कोई भी नहीं बचा था। नानी कई सालों पहले दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए सब कुछ मेरी मम्मी के नाम पर हो गया था। मम्मी नाना जी की इकलौती बेटी थी। नाना जी ने अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि मरने के बाद उनकी सारी दौलत उनकी इकलौती बेटी को दे दी जाए। इस हिसाब से वह सब कुछ मेरी मम्मी और मेरे पापा का हो गया था। अब मम्मी पापा जो सबके साथ एक ही घर में रहते थे, चाचा जी के बिहेवियर से तंग आकर वो लोग उनसे अलग हो गए थे। वैसे भी दोनों चाचा का मूड तब से मेरी मम्मी के साथ खराब रहने लगा था। जब दोनों की शादियां हुई थीं, उन दोनों की पत्नियां बहुत चालाक थीं। उन दोनों की ही मेरी मम्मी से नहीं बनती थीं। मम्मी और पापा नाना जी के घर में जाकर रहने लगे थे। नाना जी का जितना भी बिजनेस था वह सब मेरे पापा संभालने लगे थे और मम्मी ने अब अपने छोटे से क्लिनिक को एक बड़ा सा अस्पताल बना लिया था, जो कि मेरे नाना जी के नाम पर बनवाया गया था। उन दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। शादी के 16 साल बाद मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई। बहुत सारी प्रार्थनाएं करने के बाद उन्हें माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ था। अब मैं उनकी जिंदगी में आने वाली थी। उनकी खुशियों के ठिकाने नहीं थे। उन्होंने चाहा कि अपनी इस खुशी में वह अपने दोनों भाइयों और उनके परिवार को भी शामिल कर ले, मगर ना जाने क्यों मेरे दोनों चाचाओं को मेरे पेरेंट्स की कामयाबी अच्छी नहीं लगती थी। वह लोग उनकी खुशियों से बहुत जलते थे। वह लोग मेरे पेरेंट्स की खुशियों में शामिल नहीं हुए। फिर मैंने इस दुनिया में जन्म लिया। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे।
आखिरकार मैं उनकी आंखों का तारा थी, उनकी लाडली और इकलौती बेटी थी। उन लोगों की खाली जिंदगी में जैसे मेरे आ जाने से रंग भर गए थे। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वह लोग मुझे देखकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मैं 7 साल की हो गई थी जब तक मैं अपने किसी रिश्तेदार को नहीं जानती थी, क्योंकि हमारे चाचा चाची और उनके परिवार का कोई भी हमारे घर पर आता ही नहीं था। मगर मेरे पापा ने मुझे सब लोगों के फोटो जरूर दिखाए हुए थे। वह मुझे सबके बारे में बताते रहते थे कि कौन बिहेवियर का कैसा है, वो लोग जब एक साथ रहते थे तो क्या क्या करते थे। मम्मी ने कई बार पापा से मना भी किया था। वह कहती थी कि जब तुम्हारे भाई हम लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहते तो फिर तुम हमारी बेटी को उनके बारे में जानकारी क्यों देते रहते हो। पापा कहते थे कि वह लोग हमसे कितने ही अलग हैं, मगर मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी को उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आखिरकार मेरी बेटी उनकी भी तो कुछ लगती है। मम्मी कहती थी कि अगर वह तुम्हारी बेटी को कुछ समझते तो हमारी खुशियों में शामिल होने ज़रूर आते, अपनी भतीजी को देखने के लिए भी ज़रूर आते। लेकिन उन लोगों ने तो हमें पलटकर देखने की भी कोशिश ही नहीं की, जबकि हम लोग तो 1-2 बार वहां पर गए भी हैं। उन्होंने कभी हमसे ढंग से बात भी नहीं की, उल्टा हमारी बेइज्जती करके हमें वापस भेज दिया। ऐसे रिश्तेदारों से नाता रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे जो लोगों की गलतियों को बहुत जल्दी माफ़ करना जानते थे। वह मम्मी को हमेशा यही समझाया करते थे कि मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं रखता। पापा ने मुझे भी हमेशा यही संस्कार दिए थे। मैं बहुत खुश थी अपने पेरेंट्स के साथ। हम तीनों एक दूसरे को देख देख कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। मम्मी मुझे अपने साथ अपने अस्पताल ले जाती थीं और छुट्टी वाले दिन मम्मी पापा सारे दिन मेरे साथ समय बिताते थे। देखते ही देखते मेरी उम्र 9 साल हो गई जब मेरे पापा मुझे और मम्मी को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। पापा की तबीयत तो काफ़ी समय से खराब चल रही थी, लेकिन उनका ट्रीटमेंट लगातार ही चल रहा था, मगर फिर भी वह बच नहीं सके। पापा के जाने के बाद हम माँ बेटी बहुत अकेले हो गए थे। हमें उनकी बहुत याद आती थी। मम्मी ने पापा की मौत का सदमा काफ़ी दिनों तक अपने दिल से लगाए रखा था, मगर फिर हर इंसान को वक्त के साथ साथ सब्र आ ही जाता है। मम्मी ने भी पापा की मौत पर सब्र कर लिया था और फिर वह अपनी ज़िंदगी के रूटीन पर आ गई थी। उन्होंने अस्पताल जाना शुरू कर दिया था। अब मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए स्कूल से आने के बाद घर पर रुक जाती थी। घर में नौकर चाकर भी होते थे जो मेरा ख्याल रख लिया करते थे, लेकिन मम्मी अस्पताल से जल्दी ही घर वापस आ जाती थी क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र लगी रहती थी। अस्पताल से आने के बाद मम्मी मुझे बहुत सारा प्यार करती थी और हम दोनों माँ बेटी पापा की फ़ोटो देखकर उनकी फ़ोटो से ढेर सारी बातें किया करते थे। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और फिर मेरी उम्र 21 साल हो गई। मैं चाहती थी कि मैं भी पढ़ लिख कर मम्मी की तरह कामयाब बनूं, मगर मम्मी का कहना था कि जो कुछ भी है वह सब कुछ तुम्हारा है। जिस तरह से नाना जी ने अपना सब कुछ मेरी मम्मी के नाम कर दिया था, उसी तरह से मेरी मम्मी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। और यह बात काफ़ी सारे लोग जानते थे, मगर फिर भी मैं कोई जॉब करना चाहती थी। मम्मी ने मुझे साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मुझे हमेशा तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। मैं नहीं चाहती कि तुम जॉब करो और लोगों के बीच जाओ। आजकल ना जाने कैसे कैसे लोग हैं। जवान लड़कियां सेफ नहीं हैं। तुम प्लीज़ घर में रहा करो और अपना ख्याल रखा करो। मम्मी कहती थी कि तुम अपने पापा की मेरे पास आखिरी निशानी हो, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। आखिरकार मरने के बाद तुम्हारे पापा को भी तो मुंह दिखाना है। वह कहेंगे कि तुमने मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थीं, दिन रात मेरी फिक्र में लगी रहती थी, मगर मैं भी वैसा ही करती थी जैसा वह कहा करती थी। मैंने कभी उनसे किसी चीज़ की जिद नहीं की थी। वह मुझे खुश इतना रखती थी, मेरी हर ख्वाहिश को वक्त से पहले पूरी कर दिया करती थी, इसलिए मुझे उनसे कभी जिद करने का मौका ही नहीं मिला था। वक्त धीरे धीरे इसी तरह से गुजरता गया। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे बहुत परेशान नजर आ रही थी। जब वह अस्पताल से घर वापस आई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। मैंने उनसे उनके उदास होने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं बार बार उनसे पूछ रही थी क्योंकि मैं उनकी तरफ से परेशान हो रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मम्मी क्यों उदास है। वह किसी गहरी सोच में खोई हुई थी, लेकिन मुझे कुछ बता ही नहीं रही थी।
अगले दिन जब मम्मी सुबह के समय घर से हॉस्पिटल जा रही थी, तब भी मैंने उनसे पूछा था, मम्मी, आपके उदास होने की क्या वजह है? आखिर मेरे साथ आप अपना दुख बांट सकती हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, शायद मैं आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकूं। मगर मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। सारा दिन इसी तरह से बोर होते होते गुजर गया था। मेरे दिल की घबराहट थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कई बार मम्मी को कॉल कर चुकी थी। हर बार मम्मी कॉल रिसीव करके यही कहती थी कि बेटा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मम्मी की आवाज़ सुनने के बाद मुझे सुकून मिल जाता था। रात को मैं मम्मी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी एक साथ ही खाना खाया करते थे। उस रात काफ़ी देर हो गई थी, मगर मम्मी घर पर नहीं आई थी। मैं मम्मी के लिए बेहद परेशान हो रही थी। मैंने मम्मी के ड्राइवर को भी कॉल की थी। जब रात के 2 बज रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मम्मी का एक्सीडेंट! मैं फौरन ही अपने घर के दूसरे ड्राइवर के साथ मम्मी से मिलने के लिए भागी थी। अस्पताल वालों ने बताया था कि मम्मी को किसी आदमी ने अस्पताल में एडमिट करवाया था। सबसे अजीब बात यह थी कि मम्मी का एक्सीडेंट गाड़ी में बैठे हुए नहीं हुआ था, बल्कि वह सड़क पर चल रही थी। उस समय उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी को तो ड्राइवर साथ लेकर आता था और मुझे मम्मी के एक्सीडेंट की खबर भी ड्राइवर ने ही सुनाई थी। उस दिन के बाद से ही हमारा वह ड्राइवर गायब हो चुका था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। 2 दिन तक मम्मी की तबीयत बहुत खराब रही थी। मैं मम्मी को देख देख कर बहुत रो रही थी और फिर 2 दिन के बाद मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जो इंसान मम्मी को अस्पताल लेकर आया था, उस अनजान इंसान के बारे में भी कुछ पता नहीं चल सका था। अब मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। मम्मी की मौत पर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि पापा की मौत पर मुझे तसल्ली देने वाली मेरी मम्मी मेरे साथ थी। लेकिन मम्मी की मौत पर मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था। अब मैं सारा दिन घर में रहकर गुजार दिया करती थी। पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था। सारा दिन मैं बोर होती रहती थी। मम्मी की मौत को अभी 4 दिन ही गुजरे थे। मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक अजीब सी घबराहट होती थी। मन करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं, मगर बाहर कहाँ जाती? फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एडवाइस दी कि तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए। तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा और तुम्हारा ध्यान भी लोगों में बंट जाएगा। क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। मुझे नौकरी पर जाते हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं जैसे ही पीछे पलटकर देखती तो मेरे पीछे कोई भी नहीं होता था। ऐसा एहसास मुझे लगभग 2-3 दिन तक रहा था। रात के समय जब मैं घर जाती तो वॉचमैन मुझे बताता कि आपसे मिलने के लिए आपके कुछ रिश्तेदार आए थे। न जाने हमारे कौन से रिश्तेदार थे जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। पहले तो हमारा कोई रिश्तेदार हमसे मिलने नहीं आता था। अब मेरे रिश्तेदारों से मेरा कोई सामना नहीं हुआ था। मैं ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं थी। एक रात मुझे ऑफिस से घर आने में लेट हो गया था। मुझे ड्राइवर अंकल का इंतज़ार था, मगर वह भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे ऑफिस के बाहर खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी, जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं पीछे पलटकर देखने ही वाली थी कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए थे, मगर उस इंसान ने मुझे इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था कि मैं खुद को उससे छुड़ा भी नहीं पा रही थी। और फिर कुछ देर के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई थी। न जाने मैं कब तक बेहोश रही थी। मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे बेहोश करने वाला इंसान कौन था और वह मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहा था? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक बड़े ही अजीब से घर में मौजूद हूँ। यह कमरा था जिसमें मैं मौजूद बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने घबराकर चारों तरफ देखा था। यह बड़ा ही पुराना सा घर लग रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई तो मेरे पैरों में अजीब सी कंपकपाहट थी। मेरे कदमों से चला भी नहीं जा रहा था। अभी मैं उठकर दरवाजे की तरफ जाने ही वाली थी कि दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया और उसके अंदर आने वाला इंसान बड़ा लंबा चौड़ा
और लगभग 40 साल की उम्र का आदमी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि कोई गुंडा है। वह शक्ल से ही इतना खतरनाक नजर आ रहा था। उसने मुझे कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। अभी मैं उससे कहती। इतनी ही देर में मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। उसने अपने हाथ में एक ऐसी चीज़ पकड़ी हुई थी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं अपने होश संभालना भूल गई थी। मैं घबरा गई, पीछे कदम वापस लेती हुई बिस्तर पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि तुम कौन हो, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वह कहने लगा कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। मैं ठिठक कर कहने लगी कि नहीं, मुझे बताओ तुम कौन हो, क्या तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। वह कहने लगा कि हाँ, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, मगर तुम चिल्लाओ नहीं, यहाँ पर और भी लोग रहते हैं। ये एक तरह की खोली थी, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह रहे थे। बाहर से मुझे काफ़ी सारे लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। एक अजीब तरह का शोर मच रहा था। वह कहने लगा कि प्लीज़ शांत हो जाओ, मगर मैंने कहा कि नहीं, मैं शांत नहीं हो सकती, मुझे तुम यहाँ से जाने दो प्लीज़। मैं रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़ने लगी, मगर वह लगातार मुझे तसल्ली दे रहा था, समझा रहा था कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उस इंसान की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर वह मेरा कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था तो फिर मुझे यहाँ लेकर क्यों आया था। मेरे ज्यादा चिल्लाने पर वह मुझे कमरे में बंद करके चला गया था और मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाती रह गई थी और एक तरफ बैठकर रोने लगी थी। जब मुझे वहाँ बैठे हुए 2-3 घंटे हो गए तो कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत वहाँ आई थी। उसके हाथ में खाने की थाली थी। उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहने लगी, बेटी ये लो, खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वह कहने लगी कि बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो। फिलहाल मुझे इतना पता है कि वह तुम्हें यहाँ लेकर आया है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद होगा। वीर बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए। मैंने कहा, कौन वीर? मैं किसी वीर को नहीं जानती। तो वह कहने लगी कि जिसकी खोली में तुम रह रही हो वही वीर। ये लो, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे वीर ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। मैंने कहा, मेरी समझ नहीं आ रहा, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वह कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम खाना खा लो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बराबर वाली खोली में ही रहती हूँ। वह मुझे खाने की थाली देकर वहाँ से चली गई थी। मैं रो रही थी, मगर रोते रोते जैसे ही मेरी नज़र खाने की थाली पर गई तो मुझे उसे देखकर तेज़ की भूख लगने लगी थी, क्योंकि पहले ही मैं काफ़ी देर से भूखी थी। मैंने वह खाना खा लिया और फिर मैं काफ़ी देर तक बैठी रही थी। बैठे बैठे भी मैं थक चुकी थी, इसीलिए इधर उधर टहलने लगी। जब अचानक मेरी नज़र एक अलमारी पर गई। मैंने वह अलमारी खोलकर देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इस अलमारी में ढेर सारे चाकू, छुरियां और बंदूकें रखी हुई थीं। कुछ डंडे भी मौजूद थे। मेरा तो शरीर थर थर कांपने लगा था। आखिर यह कौन इंसान था? मैं अब यहाँ पर 1 मिनट और नहीं रुक सकती थी। मैं इधर उधर देखने लगी कि कहीं मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। मुझे खिड़की दिखाई दी। मैं खिड़की की तरफ जाने ही वाली थी कि फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला और कहने लगा कि तुम यह क्या कर रही हो? मेरी अलमारी तुमने क्यों खोली है? मैंने कहा कि मुझे बताओ, तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं समझ गई हूँ तुम गुंडे हो और मुझे मारना चाहते हो। प्लीज़ मुझे बता दो और भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह कहने लगा कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ये तुम बिल्कुल अपने घर की तरह रह सकती हो। मैंने कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, न जाने तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। देखो, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं शोर मचा मचा कर यहाँ के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वह बहुत तसल्ली से बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा कि ठीक है, मचाओ शोर, जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, मगर यह याद रखना कि तुम्हारी जान को खतरा है। उसकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह कहने लगा, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो यहीं पर रहो
और अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें सच्चाई जानने के लिए कुछ दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। वह कहने लगा कि मेरे पास तो झूठ बोलने के और भी तरीके हैं, मैं और भी तरीकों से झूठ बोल सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। हम दोनों की बातें ही हो रही थीं कि इतनी ही देर में वह बूढ़ी औरत दोबारा से वहां आ गई। उसे यह आदमी शांताबाई कहकर पुकार रहा था। उसने कहा कि भाई, इसे समझाओ, यह लड़की बहुत शोर मचा रही है, इसका ख्याल रखो। यह कहकर वह होली से निकल गया था, जबकि शांताबाई कहने लगी कि बेटा शांत हो जाओ, इस घर में आराम करो, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, मैं तुम्हें कपड़े भिजवा देती हूँ, वह कपड़े पहन लेना, मेरी जवान बेटी है, तुम्हारी ही उम्र की है, उसके कपड़े तुम्हें फिट आ जाएंगे। यह औरत मेरे साथ बड़े मोहब्बत से पेश आ रही थी। मैंने इस औरत से अच्छे तरीके से बात करनी शुरू कर दी थी। अब काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए थे जिस दिन से मैं इस इंसान की खोली में आई थी। यह रात के समय कमरे के अंदर नहीं आता था, शायद कमरे के बाहर ही सोया करता था। यह रहते हुए मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस फ़र्क इतना था कि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में बंद रहती थी। अब मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने कहा कि अब मुझे कब तक यहाँ अपने पास रखोगे? प्लीज़ मुझे सारी बात बता दो ना कि क्या बात है, क्यों आपने मुझे यहाँ पर रखा है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने कहा कि नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला था। भला मुझे कोई क्यों मार सकता है? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मेरे तो दोस्त भी 2-3 ही हैं, उसके अलावा मैं ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो वह कहने लगा कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, सिर्फ 2 रातें और तुम यहाँ पर रुक जाओ। मैंने कहा, लेकिन मैं इस कमरे में रहते रहते बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बाहर की हवा खानी है, मुझे अपने घर जाना है। वह कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेज सकता। मैं उस पर भड़क उठी थी। मैंने कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, मेरा घर है, मैं वहां पर रहती हूँ, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों रहूं? वह कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा ना, बस तुम 2 रातें और यहाँ रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों रोका हुआ है। अब मुझे उसकी बात माननी ही थी। आखिरकार मैं उसकी कैद में थी, न तो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी और ना ही मैं अपनी मर्जी से यहाँ से जा सकती थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं इतना समय रुकी हूँ तो और 2 दिन रुक जाती हूँ। 2 दिन के बाद ना जाने इंसान मेरे साथ क्या करने वाला था, और फिर जैसे तैसे 2 दिन भी पूरे हो गए थे। वह इन 2 दिनों में मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया था। मेरे पास सिर्फ शांताबाई ही आती थी। वह मेरा बहुत ख्याल रख रही थी, मुझे वक्त पर खाना देती और मेरी हर ज़रूरत को पूरी करती थी। मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, उसकी बातें बहुत अच्छी थीं, उसकी बातों से मेरा मन लगा रहता था। वीर मेरी नज़र में गुंडा था, मगर वह वीर की बहुत तारीफ कर रही थी, कहती थी कि वीर बुरा इंसान नहीं है। मैं अपने मन में यही सोचती थी कि अगर वह बुरा इंसान नहीं है तो फिर उसने मुझे किडनैप क्यों किया? मुझे यहाँ पर क्यों उसने रखा हुआ है? मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था। न जाने वह कहाँ चला गया था। मैं बेचैन हो रही थी कि कब 2 दिन का समय पूरा हो और मैं यहाँ से अपने घर जाऊँ। रात का टाइम हो गया था। मैंने अपने जाने की तैयारी कर ली थी। मैं तैयार होकर खड़ी हुई थी कि कब वह आए और मुझे यहाँ से मेरे घर छोड़कर आए। काफ़ी देर हो गई थी, वह अभी तक नहीं आया था। लेकिन फिर जब थोड़ी देर के बाद वह आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मगर मुझे मेरे घर जाना है। वह कहने लगा, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने तुम्हें इतने दिन यहाँ पर क्यों रखा? मैंने कहा, हाँ, जानना चाहती हूँ। तो वह कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें अभी सब कुछ पता चल जाएगा। वह मुझे दूसरी खोली में ले गया था। वहां ले जाने के बाद जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे कमरे के अंदर जाने के लिए कहा। मैं कमरे के अंदर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि सामने जो इंसान था उसे कुर्सी के साथ बांधकर रखा गया था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके शरीर पर चोट भी लग रही थी, मगर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने इस इंसान को कहीं देखा है। वीर उस लड़की के पास गया और वीर ने उसको जगाने की कोशिश की। मुझे देखकर वह डर गया था और वीर से बार बार कह रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वीर ने उससे कहा कि अब सच सच बता कि तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने डॉक्टर के साथ क्या किया था? मगर वह बार बार उससे कह रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता।
तभी वीर ने अपनी जेब से बंदूक निकालकर उसके सिर पर रख दी। मैं तो यह सब देखकर बहुत डर गई थी। उतना ही डर उस लड़की को भी लग रहा था। उसने वीर से कहा कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूं, प्लीज मुझे मारना मत, मुझे माफ कर देना, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा, डॉक्टर सरिता जो मेरे पापा के बड़े भाई की पत्नी थी, उनको मेरे पापा और चाचा ने ही मारा था। दरअसल वो लोग चाहते थे कि वो उनकी सारी जायदाद हथिया ले। ताऊ जी के मरने के बाद उन लोगों की नज़र इन दोनों माँ बेटी पर टिकी हुई थी। उन्होंने डॉक्टर सरिता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो लोग कहते थे कि खामोशी से अपना सब कुछ हमारे नाम कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वह बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने ताई जी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। रात के टाइम पर उन लोगों ने डॉक्टर सरिता की गाड़ी का एक्सीडेंट करना चाहा, मगर वह अपनी गाड़ी से कूदकर भाग गई थी। वो लोग डॉक्टर सरिता को काफ़ी देर तक ढूंढते रहे। जब वह थोड़ी दूरी पर चले तो उन्हें डॉक्टर सरिता मिल गई थी। उन्होंने गाड़ी को देखकर भागना शुरू कर दिया। तब मेरे पापा ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी और डॉक्टर सरिता को सड़क पर भागते समय ही उनको गाड़ी से कुचल दिया और फिर वो लोग वहाँ से गायब हो गए। इस तरह किसी को पता ही नहीं चल सका कि डॉक्टर सरिता की मौत किस तरह से हुई। फिर उन लोगों की नज़र इस लड़की पर थी, क्योंकि यह बात तो सब लोग जानते हैं कि दोनों पति पत्नी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी है। अब ये लोग बेटी को रास्ते से हटाना चाहते थे। ये काम मुझे सौंपा गया था। मैं इस लड़की पर नज़र रखे हुए था कि यह कब क्या करती है। एक दो बार मुझसे मिलने के लिए उसके घर पर भी गया था, मगर यह मुझे वहाँ नहीं मिली थी। मैंने सोचा था कि मैं इससे दोस्ती बढ़ा लूँगा और फिर धीरे धीरे जब जान पहचान होगी तो हम लोग इसको अपनी बातों में लेकर चालाकी से मार देंगे और फिर इसकी सारी दौलत अपने नाम कर लेंगे। लेकिन इससे पहले ही तुमने इसे किडनैप कर लिया और तुम्हें सब कुछ पता चल गया। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं जानता। यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि यह कहानी तो मेरी माँ की कहानी थी। इसका मतलब यह था कि मेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इन लोगों ने मेरी माँ को मारा था और यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा जी का बेटा था। मेरे पापा के दो भाई थे जो हमसे शुरू से ही नफरत रखते थे। अब उनकी नफरत इतनी हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने जायदाद के लालच में आकर मेरी माँ को ही मार दिया था। मेरे चाचा का बेटा, जिसको मैंने आज तक सिर्फ फोटो में ही देखा था, क्योंकि मेरे पापा सबके बारे में मुझे बताते रहते थे। मुझे ये सारी बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। वह मेरे सामने बैठा हुआ था और बार बार मुझसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था। वह कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, इससे कहो कि मुझे छोड़ दे। वह मुझे लेकर दूसरे कमरे में आ गया था। वह मुझसे कहने लगा कि इसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवाने के लिए ही मैंने तुम्हें इतने दिन इंतज़ार करवाया था। दरअसल यह लड़का तुम्हारी जान को खतरा पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया था कि यह लोग तुम्हें ढूंढ ना सके और उससे पहले ही मैं इन लोगों की सारी सच्चाई खोलकर तुम्हारे सामने ला दूं। दरअसल मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, बल्कि लोग मुझे गुंडा समझते हैं। वक्त और हालात ने ही मुझे ऐसा बना दिया। मैं लोगों की मदद करता हूँ, ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जिनकी मदद शायद पुलिस भी नहीं कर सकती। मैंने ऐसी लड़कियों की शादी करवाई है जो बहुत गरीब हैं। मैंने ऐसे गरीब लोगों को उनका हक दिलवाया है जिनको अमीर लोग दबा देते हैं। मैंने उन लड़कियों को इंसाफ दिलवाया है जिनकी इज्जत खराब हो जाती है। मैं तुम्हारी भी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह सब किया। 3 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हो गया था। कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला बोल दिया था, जिसमें मेरी काफ़ी सारी चोट आई थी। मेरा कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। मैं गंभीर हालत में इधर उधर भटक रहा था। जब मैं रास्ते पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था तो तुम्हारी माँ ने मुझे सहारा दिया और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर वह मुझे अपने अस्पताल ले गई थी और वहाँ जाने के बाद उसने मेरा ट्रीटमेंट किया। लोगों को लगता था कि मैं गुंडा हूँ और यह पुलिस केस बन सकता है जिसमें वह लोग भी फंस जाएंगे, इसलिए मेरा किसी ने इलाज नहीं किया। मगर तुम्हारी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे मेरा इलाज किया और मुझे वक्त पर ठीक कर दिया था। मैं तुम्हारी माँ से हाथ जोड़कर कह रहा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जैसा भी हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। तुम्हारी माँ मुझसे बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी।
लेकिन जिस दिन तुम्हारी माँ की मौत हुई थी उस रात मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां पर तुम्हारी माँ गंभीर हालत में पड़ी हुई थी। तुम्हारे दोनों चाचा तुम्हारी माँ को गाड़ी से कुचलकर वहां से भाग निकले थे। किसी ने उन्हें तुम्हारी माँ को मारते हुए नहीं देखा था क्योंकि वह सुनसान सड़क थी, मगर जब मैंने तुम्हारी माँ को देखा तो मैं उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाने लगा था। जब तुम्हारी माँ ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मेरे मरने का समय आ गया। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मुझ पर मेरे देवरों ने हमला किया है। वह लोग मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे भी वह मुझे कुछ कहना चाहती थी, मगर अचानक उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आवाज़ शांत हो गई और उन्होंने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया था। वह मरते समय मेरे आगे हाथ जोड़कर तुम्हारी रखवाली का मुझसे वादा लेकर गई थी। मैं ही था जो तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर गया था। मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि मैं इसके कातिलों को सज़ा दिलवाकर ही रहूंगा और तुम्हारा बहुत बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने उसी दिन से तुम्हारी तलाश करनी शुरू कर दी थी और फिर मैंने तुम्हें तलाश करके यहाँ पर कैद कर लिया ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। मैं तुम्हारी माँ के कातिलों को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको किडनैप किया है, क्योंकि मैं जानता था कि यही है जो तुम्हें अपनी बातों में लेकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यह लोग तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए मैंने सबूत के तौर पर इस लड़के को किडनैप कर लिया और इसकी इतनी पिटाई लगाई कि इसने अपने मुंह से मुझे सब कुछ उगल दिया। और अब ये पुलिस से भी यही सब कुछ कहेगा और इस तरह तुम्हारी मम्मी को इंसाफ मिल जाएगा। मैं उस इंसान के पैरों में गिर गई थी और कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत अच्छे हो, मगर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बचाया। मैं उस इंसान का एहसान शायद सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हो गया था। अब मुझे समझ आई थी कि मेरी माँ इतना परेशान क्यों रहने लगी थी। वीर ने पुलिस को बुला लिया था और उसके बेटे ने पुलिस के सामने भी वही सब कुछ कहा था जो उसने मुझे बताया था। उस लड़के के स्टेटमेंट पर पुलिस ने मेरे दोनों चाचाओं को भी अरेस्ट कर लिया था। मेरे दोनों चाचा मेरी सारी जायदाद अपने हवाले करना चाहते थे। मेरे पापा, जो कि एक ऐसे इंसान थे जो लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर दिया करते थे, वो दोनों मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि बेटा हमें बचा लो, हम आगे ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मैं चाहती तो उस समय अपने पापा की तरह उन लोगों को माफ़ कर सकती थी, मगर नहीं, इन लोगों ने मेरी मम्मी की जान ली थी। मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो गई थी क्योंकि उनका बेटा पुलिस को उनकी पूरी प्लानिंग के बारे में बता चुका था और फिर उन्होंने भी पुलिस को सब कुछ बता दिया। वीर ने मुझे मेरे घर भेज दिया था और उसने मेरी जिम्मेदारी ली थी कि वह मेरी अच्छे लड़के के साथ शादी करवाएगा, क्योंकि वह मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने ही साथ का एक लड़का मेरे घर पर मेरी रखवाली के लिए छोड़ दिया था। वह मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा है। उसने मुझे बताया था कि जो काम वह करता है उसके काम से खुश होकर लोग उसे पैसे देते हैं। यही वजह है कि उसके घर की अलमारी में बहुत सारे हथियार रखे हुए थे, क्योंकि ऐसे लोगों को मारने या डराने धमकाने के लिए उसके हथियार काम आते थे। कई बार वह जेल भी जा चुका था, मगर वह अच्छे काम करता था, इसलिए पुलिस वालों ने भी उसे छोड़ दिया था। वह आज भी मेरी रखवाली करता है और मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहा है, मगर अभी उसे कहीं पर मेरे लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा। वह मेरा ख्याल बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह रखता है। मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जिनका काम देखने में गलत लगता है, मगर वह गलत काम अच्छे लोगों के लिए करते हैं। वीर को अब मैं अपना भाई मानने लगी हूँ, क्योंकि मेरा सगा भाई भी अगर जिंदा होता तो शायद मेरे लिए इतना नहीं करता जितना वीर ने किया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।